हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीमेंटर्स पर। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि डिस्कस करेंगे, साथ में उसका जो कि सोल्यूशन भी आप लोगों को बताएंगे। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से ये पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट इज कुकीज। व्हाट इज कुकीज यानी कि कुकीज क्या होता है, कुकीज के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में बताइए। या फिर ये भी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन सेशन एंड कुकीज। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुकीज। तो कुकीज क्या होता है। तो जो हमारा कुकीज होता है, कुकीज स्मॉल पीस ऑफ डाटा होती है जो कि क्लाइंट यूजर ब्राउजर पर स्टोर की जाती है। जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो कुकीज रिक्वेस्ट के साथ एम्बेडेड होती है। ठीक है, कुकीज को सर्वर द्वारा क्रिएट या एक्सेस या सेंड किया जाता है। यानी कि कुकीज को किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो सर्वर द्वारा कुकीज को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है या फिर सेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि हालांकि क्लाइंट ब्राउजर पर कुकीज जावा स्क्रिप्ट के थॉट भी क्रिएट या एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि ब्राउजर में सेट कुकीज को देखने के लिए आप इंस्पेक्ट एलिमेंट प्रेस F12 करके स्टोरेज सेक्शन में कुकीज मेनू में साइट लिस्टिंग में देख सकते हैं। यानी कि यदि आप लोग अपने कुकीज को देखना चाहते हैं तो प्रेस F12 को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो वहाँ जाकर अपने ब्राउजर में आप लोग को कुकीज क्या हो जाएगी, दिखने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया कि कुकीज का सबसे अच्छा उदाहरण है रिमेंबर पासवर्ड मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें किसी यूजर के यूजर नेम पासवर्ड कुकीज के रूप में ब्राउजर पर स्टोर किया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ कुकीज, यानी कि कुकीज के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया कि कुकीज को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया कि यह सर्वर की फाइल को सेव करने के लिए बहुत ही कम डाटा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया कि जब हमारा ब्राउज़र किसी कारण से बंद हो जाता है तो उसका उपयोग कर कर हम अपनी खोली हुई टैब को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया कि कुकीज़ समय बचाने और डेटा बचाने में ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद हम लोग देखें कि व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ कुकीज़। देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया कि यूज़र कुकीज़ को डिलीट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा यूज़र होता है क्या कर सकता है, कुकीज़ को डिलीट भी कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया कि किसी ब्राउज़र में कुकीज़ को ब्लॉक करके उनके उपयोग को क्या कर सकती है, रोक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया कि इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा के अलावा नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया कि इसमें फाइल की साइज़ 1 केबी से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जो हमारी कुकीज़ होती है उसमें क्या होता है कि उसमें फाइल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ओनली 1 केबी होना चाहिए। वो यदि 1 केबी से ज़्यादा होती है तो कुकीज़ हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये तो हमारा कुकीज़ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुकीज़ को हम लोग किस प्रकार से सिंटैक्स उसका होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए सबसे पहले कुकी को किस प्रकार हम डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेट कुकीज़, उसके बीच में उस उसकी वैल्यू देते हैं, नेम देते हैं, वैल्यू देते हैं, एक्सपायरी वैल्यू देते हैं, उसका पाथ देते हैं, डोमेन नेम, सिक्योरिटी, फिर एचटीटीपी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, दिया गया है ये तो पीएचपी के लिखने का सिंटैक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिखा गया डॉलर नेम इक्वल टू एडमिन, फिर डॉलर नेम इक्वल टू वैल्यू, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, इक्वल टू एम। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा गया है सेट कुकीज डॉलर नेम, फिर डॉलर नेम अंडरस्कोर वैल्यू, फिर टाइम प्लस 3600, फिर ठीक है उसके बाद क्या दिया गया हावर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कुकीज को क्रिएट करने का। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे पूर्वक से याद कर लीजिएगा जिससे आप लोग को पेपर में जो कि लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो ना हो। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखें कि व्हाट इज सेशन। सेशन यानी कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सेशन क्या होता है। यानी कि जब भी कोई वैल्यू क्या होती है सर्वर पर दिखाई देती है, ठीक है, सर्वर पर कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है स्टोर होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब हम वेब सर्वर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो पीएचपी सेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्वर पर ले जाना होता है तो सेशन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है सेशन पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को पीएचपी में किसी भी पेज को एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि यदि हम लोग सेशन से कोई भी पेज बना रहे हैं तो क्या होता है कि इसके द्वारा हम कहीं से भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर एक ही व्यक्ति पर मल्टीपल टाइम यूजर ब्राउज़र पर लॉगिन करते हैं, तब हर ब्राउज़र पर यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है। सेशन की वैल्यू टेम्परेरी होती है, लेकिन परमानेंट स्टोर करने के लिए माईस्क्ल जैसे डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो हमारा सेशन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन परमानेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माईस्क्ल डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि हम लोग सेशन को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ए सेशन, सेशन को क्रिएट करना हो तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इस फंक्शन का को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। यदि सेशन को स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन के द्वारा आप लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेशन को स्टार्ट करने का मेथड हो गया, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन, ये क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सोर्स कोड देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठीक है किस प्रकार से उसका सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है, जिस प्रकार से पीएचपी को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग लिखा है कि ओपनिंग पीएचपी, ठीक है, सेशन स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, फिर एचटीएमएल लिखा गया है हेड, फिर ओपनिंग पीएचपी, ठीक फिर ओपनिंग पीएचपी लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर सेशन, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू दी गई है इक्वल टू राकेश, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया गया है, फिर एचटीएमएल को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में जो हम लोग को फाइनल आउटपुट क्या आएगा, राकेश, ठीक है। सेशन एंड कुकीज़ के बारे में जो कि डिफरेंस क्या होते हैं उसके बारे में जो कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया हो गया। व्हाट इज गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, ठीक है। ये भी प्रश्न जो कि आप लोग को पेपर में जो कि 5 मार्क्स में 100 to 100% जो कि पूछा जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा कि व्हाट इज गेट मेथड, गेट मेथड क्या होता है और ये किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है। देखिए लिखा है कि यह मेथड एचटीएमएल फॉर्म से सारी इंफॉर्मेशन लेकर यूआरएल के जरिए डाटा को पास करता है। इसलिए इस मेथड को तब तक उपयोग किया जाना चाहिए डाटा ज़्यादा सेंसिटिव न हो, तथा पासवर्ड जैसे सिक्योर चीज़ों के लिए सेंड करने के लिए भी कभी-कभी गेट मेथड का उपयोग ना करें, ठीक है। यानी कि जो हमारा गेट मेथड होता है यह क्या करता है कि ये मेथड एचटीएमएल फॉर्म जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है हमारा लेके क्या करता है कि यूआरएल के द्वारा वैल्यू को पास करता है, ठीक है। गेट मेथड में क्या होता है कि यूआरएल जितनी भी वैल्यू हमारी यूआरएल पर दिखाई देती है, ठीक है, यूआरएल यानी कि यूआरएल दिखाई देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेट मेथड करते हैं, ठीक है। यदि सिक्योर चीज़ें आप लोग बनाना चाहते हैं, जैसे पासवर्ड जैसे मान लीजिए कि पासवर्ड को सिक्योर करना चाहते हैं, तो गेट मेथड का यूज़ आप लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेट मेथड कहते हैं। देखिए गेट मेथड को किस प्रकार से उसका सिंटैक्स होता है, किस प्रकार से हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप लोग उसका कोड देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पोस्ट मेथड, यानी कि पोस्ट मेथड क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह मेथड एचटीएमएल फाइल से सारी इंफॉर्मेशन लेकर एचटीटीपी पोस्ट के जरिए डाटा को पास करता है। यह मेथड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें डाटा को बहुत ही सिक्योर तरीके से यूज किया जाता है। यानी जो हमारा पोस्ट मेथड होता है क्या करता है कि यह एचटीटीपी फॉर्म में, ये एचटीटीपी फॉर्म में यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फॉर्म में डाटा को लेकर स्टोर यानी कि ब्राउज़र पे क्या करता है कि स्टोर करता है। और जो ये हमारा पोस्ट मेथड होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि गेट मेथड का एक डिसएडवांटेज यह होता है कि यह
2000 कैरेक्टर तक की डाटा के मेथड में डाटा को वही केवल सेंड कर पाता है। यानी गेट मेथड हमारा क्या करता है कि केवल 2000 कैरेक्टर तक की वैल्यू को ही पास कर पाता है, इससे अधिक की वैल्यू को नहीं पास कर पाता है। तो आप लोग इसका सोर्स कोड आप लोग 1 या 2 बार अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि व्हाट इज एजेक्स, यानी कि एजेक्स क्या होता है। यह भी प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एजेक्स स्टैंड फॉर असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, यानी कि एजेक्स हमारा क्या करता है। एजेक्स का पूरा नाम होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। और जो हमारा एजेक्स होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग पेज को बिना रिफ्रेश किए दूसरे पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजेक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि एजेक्स का पूरा नाम होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जिसकी हेल्प से पेज को बिना रिफ्रेश किए सर्वर से इंफॉर्मेशन पेज पर लाई जा सकती है। और डायनामिक वेबसाइट बनाने में बचाने में एजेक्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एजेक्स की सारी प्रोसेसिंग बैकएंड में होती है और बिना पेज रिलोड हुए पेज पर सर्वर से इंफॉर्मेशन लाई जा सकती है। यानी कि एजेक्स का मेन कार्य क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को बिना रिलोड किए और डायरेक्ट उस दूसरे पेज पर चला जाना ही हमारा क्या कहलाता है, एजेक्स कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एजेक्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। ठीक है, देखिए डॉलर एजेक्स, ठीक है, छोटा कोष्टक, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूआरएल योर फाइल नेम, ठीक है, पीएचपी, फिर टाइप पोस्ट, फिर डाटा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंटेनर वेरिएबल लिया गया, फिर डाटा टाइप जेसन, फिर कैसे में फास्ट लिया गया, फिर सक्सेस फंक्शन चलाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद एरर मैसेज लिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एजेक्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे पूर्वक से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजेक्स में कितने प्रकार के इवेंट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एजेक्स में निम्नलिखित प्रकार 2 प्रकार के इवेंट होते हैं। सबसे पहला ग्लोबल इवेंट, दूसरा लोकल इवेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल इवेंट क्या करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह इवेंट डॉक्यूमेंट मेथड पर ट्रिगर करता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मेथड पर ट्रिगर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल इवेंट कहते हैं। ग्लोबल इवेंट किसी विशेष एजेक्स रिक्वेस्ट को ग्लोबल ऑप्शनल को डिसेबल करता है यदि ग्लोबल प्रॉपर्टी जेक्यूरी एजेक्स डॉट सेटअप ग्लोबल इवेंट को निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स किस प्रकार लिखा गया, डॉलर एजेक्स, ठीक है, छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूआरएल टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल, फिर ग्लोबल फॉल्स। ठीक, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर छोटा कोष्टक बंद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजेक्स के एजेक्स ग्लोबल इवेंट एजेक्स के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर उसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, एजेक्स कंप्लीट, एजेक्स एरर, एजेक्स सेंड, एजेक्स स्टार्ट, एजेक्स स्टॉप, एजेक्स सक्सेस। इतने प्रकार के हमारे ग्लोबल इवेंट के प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल इवेंट के क्या होते हैं, व्हाट इज ग्लोबल इवेंट, यानी कि ग्लोबल इवेंट क्या होता है। तो ये वह कॉलबैक्स होते हैं जिन्हें आप एजेक्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल इवेंट कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल इवेंट कहते हैं। उसका सेंटेंस किस प्रकार होगा, डॉलर एजेंट, छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इवेंट फंक्शन नेम। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल इवेंट को लिखने का तरीका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज एपीआई, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एपीआई का पूरा नाम क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अब एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई एपीआई प्रोग्रामिंग का एक सेट होता है जो कि 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद यह एक कंप्लीट मॉड्यूल की तरह वर्क करता है। इस कोड सेट या प्रोसीजर को कोई भी दूसरा क्लाइंट अपनी वेबसाइट में कंप्यूटर्स
सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, आप लोग प्रोग्रामर हैं यानी कि प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि किसी लैंग्वेज, यानी कि मैं आप लोग को डाटने में बताता हूँ कि जो भी वैल्यू, जैसे आप लोग अपना प्रोग्राम रन कराते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू आप लोग को यूआरएल में दिखाई देती है, ठीक है, यूआरएल जो आपकी वैल्यू दिखाई देती है, ठीक है, उसी को कॉपी किया जाता है, ठीक, उसी को वैल्यू को कॉपी किया जाता है और जो हमारा एक पोस्टमैन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारा एक पोस्टमैन सॉफ्टवेयर होता है उसी में लाकर पोस्टमैन सॉफ्टवेयर में लाकर उसी वैल्यू को पेस्ट किया जाता है। पेस्ट करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है, उसके बाद जो कि हमारी एपीआई नीचे सक्सेसफुली रन हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा तरीका होता है ASP.NET एपीआई को सेंड करने का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को एपीआई कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ एपीआई, यानी कि एपीआई कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो एपीआई निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल एपीआई, एक्सटर्नल एपीआई, तीसरा पार्टनर एपीआई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एपीआई के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहला गूगल मैप एपीआई, दूसरा यूट्यूब एपीआई, तीसरा पेमेंट गेटवे एपीआई, चौथा ई कॉमर्स एपीआई, उसके बाद मोबाइल एपीआई। ठीक है, इतने प्रकार की एपीआई हमारे मार्केट में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सीएमएस, यानी कि सीएमएस क्या होता है। ये भी प्रश्न हम लोग के पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा कि सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जो कि डिजिटल कंटेंट को बचाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए लिखा है कि इंटरप्राइजेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला CMA यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, दूसरा CDA कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। ठीक है, CMS के द्वारा क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए CMS के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेबसाइट बना सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, ओपन सोर्स होता है, डोमेन खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हमारा CMS के क्या होते हैं, इतनी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे CMS की कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला आदि हमारे CMS के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो कि आप लोग के पेपर में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 से 4 बार जो कि अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो कुछ प्रश्न मैं अपने मन से आप लोगों को बता देता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में जो कि कई बार पूछे गए हैं। जैसे व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस। इस प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्डप्रेस में थीम कितने प्रकार की होती है। वर्डप्रेस इन थीम, वर्डप्रेस वर्डप्रेस इन थीम, यानी कि वर्डप्रेस में थीम क्या होते हैं, थीम कितने प्रकार की होती है, थीम को किस प्रकार से कस्टमाइज किया जाता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज माई सिक्वल, यानी कि माई सिक्वल क्या होता है। ठीक है, माई सिक्वल को डाटाबेस के साथ किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, माई सिक्वल कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न यह पूछ सकता है आप लोगों से कि PHP में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, PHP में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न यह पूछ सकता है कि लूपिंग स्टेटमेंट, यानी कि व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में डिटेल में विथ डायग्राम के साथ आप लोगों को बताना रहता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, या कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज एरे एंड टाइप ऑफ एरे, व्हाट इज एरे, व्हाट इज एरे एंड टाइप ऑफ एरे, एंड टाइप ऑफ एरे, यानी कि एरे क्या होता है, एरे के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है,
और एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को पेपर में यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज पीएचपी। व्हाट इज पीएचपी यानी कि पीएचपी क्या होता है, पीएनआई फाइल क्या होती है, उसके बारे में बताइए और पीएचपी का सिंटैक्स लिखिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैंने दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बताए हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि यदि आप लोग केवल केवल इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों को पेपर में जो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, जो कि 35 से 40 के 20 में, जो कि कहीं नहीं गए हैं, जो कि आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि इतने मार्क्स जो कि आप लोगों को 100% आएँगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और जो कि अपना अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।